Hello everyone, very good morning and very warm welcome to my channel Learn the Concepts of Metallurgy and Material Science. Today I will be teaching you ingot casting. Myself Mahesh Kumar Devangan and I am a lecturer at Government Polytechnic Haragarh in Department of Metallurgy. तो चलिए शुरू करते हैं इनगट कास्टिंग। इनगट कास्टिंग शुरू करने से पहले मैं आपको मोल्ड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। मोल्ड जैसे कि हमारे घर में किचन में कुछ बर्तन होते हैं जिसमें हम कोई लिक्विड जैसे कि वाटर है उसको सॉलिडिफाई करके आइस क्यूब बनाना चाह रहे हैं, मान लो फ्रिज में डाल के, तो बर्तन रहता है कुछ डिज़ायर्ड शेप का और जिसमें कुछ हॉलो कैविटी रहता है। तो वैसे ही इंडस्ट्री में क्या होता है, मोल्ड होता है ना। तो उस बर्तन को हम इंडस्ट्री में मोल्ड बोलते हैं जिसमें हम लिक्विड मेटल या लिक्विड अलॉय को उस डिज़ायर्ड शेप के मोल्ड में डालकर, जिसमें कुछ हॉलो कैविटी रहता है, हम कुछ शेपिंग देते हैं, सॉलिडिफिकेशन कराते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनगट कास्टिंग में दो टर्म है, कास्टिंग क्या होता है और इनगट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लिक्विड मेटल या अलॉय है उसको हम सबसे पहले मोल्ड में पोरिंग कर देते हैं, डाल देते हैं, है ना। ऐसा मोल्ड जिसमें डिज़ायर्ड शेप का कैविटी है ऐसे मोल्ड में डाल देते हैं और फिर उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कास्टिंग बोलेंगे। इनगट क्या होता है? इनगट होता है कोई भी मेटल या अलॉय का कास्ट फॉर्म, है ना, जिसको हम कुछ पर्टिकुलर शेप में कास्टिंग करते हैं। क्यों पर्टिकुलर शेप में कास्टिंग करते हैं? ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन या फर्दर प्रोसेसिंग बहुत इजी हो। ट्रांसपोर्टेशन या प्रोसेसिंग कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम एलडी कन्वर्टर में स्टील का प्रोडक्शन किए, फिर उसके बाद कास्टर हाउस में उसका कास्टिंग कर दिए, तो उसके बाद उसको जैसे ट्रांसपोर्ट करना है, मान लो ब्लूम मिल, बिलेट मिल या स्लैग मिल या प्लेट मिल में भेजना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है। क्यों ब्लूम मिल, स्लैब या बिलेट मिल या प्लेट मिल में भेजते हैं? ताकि उसका फर्दर प्रोसेसिंग हो सके, फर्दर प्रोडक्ट्स बनाया जा सके, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनगट। तो इसमें क्या होता है, कास्टिंग में एक प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस क्या है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड मेटल या अलॉय को कूल करते हैं तो वो सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, जिसको आप लोग ऑलरेडी मटेरियल साइंस में 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट कब होता है? जैसे ही हम लोग मोल्टन मेटल को सैंड के मोल्ड में पोरिंग कर देते हैं, या कास्ट आयरन का भी मोल्ड हो सकता है, मोल्ड में जैसे ही हम मोल्टन मेटल या अलॉय को पोर कर देते हैं, डाल देते हैं, तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो सॉलिडिफिकेशन का जो मोड है वो किसी भी कास्टिंग के प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सॉलिडिफिकेशन के दौरान ही ये डिटरमाइन हो जाता है कि कास्टिंग कौन सा मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक्वायर कर रहा है। मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर से मेरा तात्पर्य क्या है, कि उस कास्टिंग का ग्रेन साइज, ग्रेन शेप या ग्रेन का ओरिएंटेशन कैसा है ना। उस कास्टिंग में अगर कोई अलॉय है तो अलॉइंग एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और वो फाइनल स्ट्रक्चर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, बीसीसी है, एफसीसी है, एचसीपी है ना, और उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, ये पूरा डिटरमाइन होता है सॉलिडिफिकेशन के दौरान ही। और हम ये भी जानते हैं कि कोई सा भी मेटल या अलॉय जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आता है, मतलब उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, तो वॉल्यूमेट्रिकली कुछ श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता है। जैसे हम पानी से आइस क्यूब बनाते हैं तो देखते हैं पानी का वॉल्यूम अगर हम 20 मिलीमीटर क्यूब का लेते हैं तो 20 मिलीमीटर क्यूब का ना होकर आइस 18 या 17 मिलीमीटर क्यूब का हो जाता है, मतलब उसके वॉल्यूम में कुछ श्रिंकेज आता है ना, ठीक है। तो वैसे ही मेटल या अलॉय में भी आता है। तो ये जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज आ रहा है वो कंपनसेट होना चाहिए कोई अनदर लिक्विड मेटल के द्वारा, और एक्स्ट्रा लिक्विड मेटल के द्वारा कंपनसेट होना चाहिए। और एक्स्ट्रा लिक्विड मेटल सप्लाई करने के लिए जनरली हमारे पास राइजर या फीडर हेड होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और सॉलिडिफिकेशन जनरली 2 स्टेप में होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले न्यूक्लिएशन होता है, फिर उसी न्यूक्लियस का ग्रेन ग्रोथ होता है, जिसको ऑलरेडी आप लोग 3rd सेमेस्टर मटेरियल साइंस में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ फिनोमेना। तो होता क्या है, जब
मेटल या अलॉय मोल्टन कंडीशन में रहता है, लिक्विड कंडीशन में, तो उसके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहता है। हाई एनर्जी होने के कारण उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी को लूज़ करना चाहता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। तो जैसे जैसे मेटल कूल होता है वैसे वैसे उसका एनर्जी लूज़ होते जाता है, और एनर्जी लूज़ होने के कारण उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, वो क्रिस्टल फॉर्म करता है, मतलब सॉलिड बनना शुरू होता है। ठीक है, तो हीट लॉस होता है ना, हीट एनर्जी का लॉस होता है, तभी वो एनर्जी लूज होता है। तो हीट लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, या सबसे पहला न्यूक्लियस कहाँ फॉर्म होगा? न्यूक्लियस हर जगह तो नहीं बनता, कुछ प्रेफरेंशियल साइट्स पे बनता है। तो कौन सा प्रेफरेंशियल साइट है न्यूक्लियस बनने के लिए? तो हीट लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मोल्ड के वॉल पे, दीवारों पर, और मोल्ड के बॉटम में भी, है ना। मोल्ड मतलब ऐसा एक मोल्ड है, ऐसा मोल्ड, तो ये मोल्ड के यहाँ पर, ये दीवारों पर, क्योंकि ये कोल्ड सरफेस रहता है, और ये बॉटम है ना, इसको भी हम लोग मोल्ड वॉल बोल सकते हैं बॉटम को। तो यहाँ कोल्ड सरफेस है, तो यहाँ सबसे पहले हीट लॉस होता है, तो वहीं पर सबसे पहला न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। ठीक है, और एक बार ये जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है वो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ग्रो करेगा, उस ग्रेन का ग्रो होगा, है ना। तो सॉलिडिफिकेशन में न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ दो फिनोमेना होता है। तो ग्रेन ग्रोथ कैसे होता है? ये ऐसा डेंड्राइटिक ग्रेन ग्रोथ होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऐसा, ये डेंड्राइट्स बोलते हैं इसको, है ना। अगर सॉलिडिफिकेशन रेट स्लो है, मतलब कूलिंग स्लो हो रहा है, तो ये जो डेंड्राइट्स है वो लंबे लंबे हो जाते हैं, वो ग्रो कर लेते हैं। तो जब ये ज़्यादा इलॉन्गेटेड या लेंथ ज़्यादा हो जाता है तो इसको कॉलमनर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और अगर शॉर्ट है इसका लेंथ तो इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इनगट का सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है। तो इनगट का सॉलिडिफिकेशन देखिए, सॉलिडिफिकेशन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके हीट लॉस होने के रेट से। मतलब जितना ज़्यादा रेट से हीट का लॉस होगा उतने ज़्यादा रेट से सॉलिडिफिकेशन होगा, या वाइस वर्सा, जितना स्लो हीट का लॉस होगा उतना स्लो सॉलिडिफिकेशन का रेट होगा। तो देखिए, हीट लॉस कहने का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफ़र के मोड क्या है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जैसे कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि 3 मोड है। एक है कन्वेक्शन, दूसरा कंडक्शन, और तीसरा रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर ये मोल्ड है ना, मोल्ड आप लोग समझ गए, सिंपल एक ऐसा बर्तन टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मोल्ड में हीट लॉस का सोर्सेस क्या है? कुछ माइनर सोर्स है और कुछ मेजर हीट लॉस के सोर्सेस। माइनर सोर्स है रेडिएशन से बहुत कम हीट लॉस होता है, और मेजर सोर्स क्या है? मोल्ड के वॉल इंक्लूडिंग बॉटम, क्योंकि ये ठंडे सरफेसेस होते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं किल्ड स्टील का। किल्ड स्टील क्या है, जस्ट थोड़ी देर में हम लोग को पता चलेगा। तो किल्ड स्टील में जो सॉलिडिफिकेशन जोन्स है उसको 3 अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक है चील जोन, दूसरा है कॉलमनर जोन, और तीसरा है इक्विएक्स्ड जोन। तो सबसे पहले हम ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं मोल्ड का, ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और दूसरा ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल व्यू है, बी वाला। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही इस मोल्ड में मेटल का पॉरिंग करते हैं तो क्या होता है, चूँकि ये मोल्ड की ये दीवार है, ये ठंडा है, मतलब रूम टेम्परेचर में होगा, और हम लोग मेटल या अलॉय जो डाल रहे हैं वो हाई टेम्परेचर में होगा, ये बॉटम। तो ये ठंडे कोल्ड सरफेस होने के कारण सबसे पहले यहाँ पर चिलिंग होता है ना। मतलब एक पतला सा लेयर, थीन लेयर सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको हम लोग चील बोलते हैं, या उसी को शेल बोलते हैं, या उसी को स्किन बोलते हैं इनगट का, है ना। तो ये सबसे पहले बन जाता है, और यहाँ पर ग्रेन्स जो रहते हैं वो फाइन रहता है और इक्विएक्स्ड रहता है। इक्विएक्स्ड ग्रेन्स बोलने का मतलब ग्रेन का डायमेंशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहता है हर डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में उसका डायमेंशन नापोगे तो लगभग सेम रहता है। यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन का रेट बहुत हाई रहता है कोल्ड सरफेसेस होने के कारण। ठीक है, अब एक बार जैसे ही ये सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया है ना कोल्ड सरफेसेस में, उसके बाद क्या होता है, ये आप एक और ग्राफ देख सकते हैं। वाई एक्सिस में यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है, मोल्ड के वॉल से डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर ये मोल्ड है, ठीक। मोल्ड के बाद यहाँ पर एक पतला सा लेयर है ना, स्किन या शेल या चील बन गया, जिसको सॉलिड स्टील बोल रहे हैं, सॉलिडिफाई हो गया है, ठीक है। और उसके आगे ये लिक्विड स्टेट में ही है स्टील अभी भी, और ये लिक्विड और सॉलिड के बीच यहाँ पर एक जोन है जिसको बोलते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड जोन, है ना, लिक्विड प्लस सॉलिड जोन, जिसको हम लोग यहाँ पर मसी जोन भी बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक बार जब पतला सा लेयर सॉलिडिफाई हो गया तो ये मोल्ड
में थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, क्योंकि मोल्ड कोई रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मान लो बना है, जैसे सैंड, रिफ्रैक्टरी सैंड का, ठीक है, तो इसका कुछ एक्सपेंशन होगा। और ये जो सॉलिड स्टील है, स्टील सॉलिड हो जाएगा तो उसके कारण यहाँ पर कुछ श्रिंकेज आएगा, तो इसके श्रिंकेज और इसके थर्मल एक्सपेंशन के कारण यहाँ पर कुछ गैप बन जाता है, जिसको हम लोग एयर गैप बोल रहे हैं, ठीक है। और चूंकि ये एयर गैप हीट का इंसुलेटर है, इसीलिए जो पहले जिस स्पीड से सॉलिडिफिकेशन हो रहा था वो अब सॉलिडिफिकेशन रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो स्लो होने के कारण क्या है कि अब जो है ये जो ग्रेन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चिल लेयर, यहाँ पर ये देखिए ये पूरा चिल लेयर है, ठीक है। ये चिल लेयर में जितने फास्ट सॉलिडिफिकेशन हो रहा था वो अब स्लो हो जाएगा। तो स्लो होने के कारण क्या है, यहाँ पर जो ग्रेन्स बन रहे थे वो इलांगेट हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे। तो देखो ये लंबे, यहाँ पर जो है ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर जोन। कॉलमनर स्ट्रक्चर बन रहे हैं लंबे लंबे, इसको बोलते हैं कॉलमनर जोन बोलते हैं, ठीक है। फिर मतलब सॉलिडिफिकेशन, ये जो मोल्ड है, मोल्ड के दीवार के ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोग्रेस करता है। ये मोल्ड के दीवार के ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बॉटम से भी ले तो बॉटम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ऐसा प्रोग्रेस किया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है कि सेंट्रल पोर्शन एरिया में सॉलिडिफिकेशन और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है, और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है कंपेयर टू कॉलमनर जोन के। तो वहाँ पर जो ग्रेन्स है वो इक्वेक्स्ड ग्रेन्स रहते हैं, इक्वेक्स्ड यानी कि लगभग सेम शेप साइज का हर डायमेंशन में, ठीक है। और ये बड़ा साइज का हो जाता है। बड़ा साइज का क्यों, क्योंकि स्लो कूलिंग हो रहा है, इसको ग्रो होने का टाइम ज़्यादा मिलता है, तो ये बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीन जोन है। ये जो है सेंट्रल इक्वेक्स्ड जोन बोलते हैं, सबसे पहला को चिल जोन बोल रहे थे, और दूसरा को यहाँ पर कॉलमनर स्ट्रक्चर जोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो देखिए, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लिएशन के लिए कोल्ड सरफेसेस जो मिल रहे हैं न्यूक्लिएशन साइट, वहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लिएशन होगा। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं जो ए वाला डायग्राम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोल्ड सरफेसेस है मोल्ड के, है ना। ये कोल्ड सरफेसेस ये हो गया, ये हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर टाइनी रीजन्स, ऐसा छोटा छोटा न्यूक्लियस बना। अब इसी न्यूक्लियस का यहाँ पर ग्रो हुआ, तो ये क्या बन गया, चिल लेयर, या इसी को स्किन बोलते हैं इंगट का, इसी को शेल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चूंकि एयर गैप आ गया तो उसके कारण सॉलिडिफिकेशन रेट स्लो हो गया, तो स्लो होने के कारण अब जो ग्रेन्स है वैसे इलांगेट हो गए, लंबे लंबे हो गए, तो इसको बोलते हैं कॉलमनर स्ट्रक्चर, कॉलमनर जोन बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ सेंटर में और सॉलिडिफिकेशन रेट स्लो हो गया है, उसके कारण ये साइज में बड़े हो गए हैं, लेकिन ग्रेन्स इक्वेक्स्ड हैं, मतलब लगभग सेम डायमेंशन के हैं सारे डायरेक्शन में, ठीक है। या इसी को और देखेंगे तो ये मोल्ड का वॉल है, यहाँ पर देखिए ये चिल लेयर बना हुआ है। फिर उसके बाद ये कॉलमनर स्ट्रक्चर जोन है ना, ये मोल्ड वॉल है, यहाँ पर ये चिल लेयर बना हुआ है, फिर ये कॉलमनर स्ट्रक्चर जोन है, और सेंटर में यहाँ पर सेंटर में है इक्वेक्स्ड जोन, जो बिगर साइज का रहता है कंपेयर टू चिल जोन। तो यहाँ पर देखिए इसके हाफ का हम लोग डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, इसके हाफ पोर्शन का, मतलब इस सेंटर से अगर मैं हाफ ऐसा कर दूँ तो इतने पोर्शन का अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल व्यू, तो ये वाला डायग्राम है, ठीक है, ये वाला। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल व्यू को अगर समझना चाहें तो एकदम आसान है। देखिए ये मोल्ड का वॉल है ना, ये मोल्ड का बॉटम है, और ये सेंटर से यहाँ पर हम लोग आधा को इमेजिन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मोल्ड के बॉटम से यहाँ पर चिल जोन बना, मोल्ड के वॉल से यहाँ पर चिल जोन बना, फिर उसके बाद सॉलिडिफिकेशन स्लो होने के कारण ऐसा कॉलमनर स्ट्रक्चर जोन बना, ठीक है। बॉटम से भी ऐसे ही कॉलमनर स्ट्रक्चर जोन, फिर उसके बाद सेंटर में यहाँ पर इक्वेक्स्ड जोन जो बिगर साइज का रहेगा कंपेयर टू चिल जोन, और यहाँ पर अभी टॉप में लिक्विड सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो अनअल्टर्ड लिक्विड भी है। अब इसी को हम लोग टेम्परेचर वाइज अगर मेजर करना चाहें, ग्राफ बनाए, तो देखिए ये लिक्विड स्टेट में, ये यहाँ पर ये वाला स्टेट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर टेम्परेचर लिक्विड प्लस सॉलिड जोन यानी मशी जोन में थोड़ा कम हुआ है, फिर सॉलिड स्टेट आया तो टेम्परेचर और कम हुआ है, फिर यहाँ पर एयर गैप में टेम्परेचर एब्रप्टली डाउन होता है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र कम होता है ना। फिर यहाँ पर मोल्ड में फिर से टेम्परेचर डाउन होता है, और फाइनली ये रूम टेम्परेचर में आ जाता है ना। तो मोल्ड में मेनली कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, इस एयर गैप में कंडक्शन प्लस रेडिएशन से हीट का लॉस हो रहा है, और ये लिक्विड स्टेट में कन्वेक्शन से हो रहा है, मशी जोन में कंडक्शन से होता है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि स्टील इनगट्स कितने टाइप के होते हैं। तो स्टील इनगट्स ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं।
एक होता है किल्ड स्टील, ठीक है, सबसे पहला, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो किल्ड स्टील क्या होता है? वो स्टील जो फुल्ली डीऑक्सीडाइज्ड किया गया है स्ट्रॉन्ग डीऑक्सीडाइजर के द्वारा। स्ट्रॉन्ग डीऑक्सीडाइजर्स कौन कौन से हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे? जैसे वैनेडियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, ये स्ट्रॉन्ग डीऑक्सीडाइजर है। और एल्यूमिनियम इफेक्टिव डीऑक्सीडाइजर है। वैसे कुछ वीक डीऑक्सीडाइजर भी है, जैसे सिलिकॉन, है ना, क्रोमियम, जिरकॉन, ऐसा। तो ऐसे कुछ डीऑक्सीडाइजर से अगर हम स्टील को डीऑक्सीडाइज करते हैं, डीऑक्सीडाइज जनरली कहाँ करते हैं? जैसे एलडी कन्वर्टर से स्टील का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद उसको लैडल में लेते हैं और लैडल में ही जनरली डीऑक्सीडाइज करते हैं। तो अगर डीऑक्सीडाइज पूरा हो गया, मतलब कोई से भी उसमें गैसेस नहीं बचा है ना, डी गैसिंग भी कर दी है डीऑक्सीडाइजेशन के साथ, तो कोई भी गैसेस नहीं बचे हैं। फिर जब उसी स्टील को हम लोग मोल्ड में डालते हैं, तो मोल्ड में डालते समय देखते हैं मोल्ड में डालने के बाद सॉलिडिफिकेशन के लिए जब छोड़ देते हैं तो देखते हैं क्योंकि उसमें कोई गैस प्रेजेंट नहीं रहता, तो वो गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा, वो गैस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ गैस है ही नहीं। तो इसलिए गैस नहीं निकलता है, तो जो मोल्ड के अंदर जो स्टील है वो एकदम क्वाइट दिखता है, एकदम शांत दिखता है। ऐसा शांत दिखता है जैसे कि वो मरा हुआ है, वो डेड है, वो किल्ड है, इसलिए इसका नाम किल्ड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेमिंग स्टील, है ना। रेमिंग स्टील, अब क्या होता है, मान लो कि डीऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो डीऑक्सीडेशन या डिगैसिंग कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, तो उसके कारण क्या रहेगा कि कुछ अप्रिशिएबल अमाउंट में गैस प्रेजेंट रहेगा उस स्टील के अंदर, है ना। और जब उसको हम मोल्ड में डाल करके सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये गैस का डिसोल्यूशन चूँकि टेम्परेचर के साथ कम होता है, तो गैस इवॉल्व होना चाहेगा, निकलना चाहेगा, तो ये गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और गैस का इवोल्यूशन कैसे होता है? जैसे बॉटम में कोई गैस है तो वो ऐसा निकलेगा कि लिक्विड को वो बॉयल करता हुआ निकलेगा, तो लिक्विड चूँकि बॉयल करता हुआ अपीयर होता है, इसी बॉइलिंग एक्शन को रिमिंग बोलते हैं, और इसी कारण इस स्टील का नाम क्या रखते हैं? रिमिंग स्टील रखते हैं। फिर सेकंड एक और है सेमी किल्ड स्टील। सेमी किल्ड स्टील मतलब ये दोनों के बीच क्या, मतलब किल्ड स्टील और वायलेंटली रिमिंग स्टील, वायलेंटली रिमिंग स्टील के बीच, है ना। तो कह सकते हैं कि ये पार्शली किल्ड स्टील है और पार्शली रिमिंग स्टील है। इसमें क्या होता है कि जैसे डीऑक्सीडेशन किल्ड स्टील में कंप्लीट हो जा रहा था, रिमिंग स्टील में इनकम्प्लीट रहता है, यहाँ पर पार्शली डीऑक्सीडाइज्ड रहता है दोनों के बीच में। इसलिए सॉलिडिफिकेशन के दौरान गैस का इवोल्यूशन, गैस निकलता है, ठीक है। ये डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो पहला ये किल्ड स्टील जिसमें डीऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया था, है ना, और ये वाला है आपका रिमिंग स्टील। देखिए अगर कोई गैसेस प्रेजेंट है जैसे बॉटम में या मोल्ड के वॉल पे, तो क्या होता है, ऐसा ये बॉइल होता होता ऐसा बॉइल होता होता निकलता है। इसी बॉइलिंग एक्शन के कारण इसको रिमिंग बोलते हैं और स्टील को रिमिंग स्ट्रक्चर। और ये दोनों के बीच का है ना, मतलब पार्शली यहाँ पर डीऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है उसको हम लोग पाइप बोलते हैं। ये पाइप क्या है, अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्टील इनगट हो गया। अब ये इनगट में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, है ना, डिफेक्ट्स के कॉज क्या है जो होता है, और उसके रेमेडीज़ क्या है, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका समाधान क्या है, उस डिफेक्ट्स को कैसे दूर कर सकते हैं, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाइप, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हर जो मेटल या लॉय है वो वॉल्यूमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है जब वो सॉलिडिफिकेशन होता है उसका, और जो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक कैविटी के फॉर्म पे, एक गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर के फॉर्म पे दिखता है, जिसको हम लोग पाइप बोलते हैं, ठीक है। और ये पाइप एक इनगट में 2.5 से 3% तक हो सकता है। मतलब जैसे मान लो 1 टन स्टील का इनगट बना रहे हैं तो 2.5-3% बोला जाए तो 25 से 30 किलोग्राम का पाइप फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो पाइप क्या है, पाइप एक श्रिंकेज कैविटी को रिप्रेजेंट करता है जो किल्ड स्टील के टॉप में बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये किल्ड स्टील के टॉप में ऐसा पाइप बना हुआ है। मतलब श्रिंकेज मतलब समझ रहे हैं कि मेटल की कमी हो जाना, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है, मतलब मेटल कुछ एरिया पर कम पड़ जाता है ना। तो यहाँ पर मेटल की कमी हो गया कह सकते हैं, ये पाइप फॉर्मेशन बोलते हैं, इसको पाइप बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये पाइप क्या है, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, टॉप में है, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर ऑक्साइड स्केल बना लेते हैं अपने सरफेस में, ठीक है। अब ऑक्साइड स्केल बनने के कारण जब भी ये इनगट का हम लोग फर्दर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे मान लो रोलिंग करके कुछ ब्लूम, बिलेट या स्लैब बनाए, तो वो रोलिंग के दौरान, हॉट रोलिंग के दौरान इसका वेल्डिंग नहीं होता, मतलब ये ज्वाइन नहीं करता, वो उसमें क्रैक आ जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर ये पाइप बना है उस एरिया को हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और रिजेक्ट करना पड़ता है उसके कारण, जैसे यहाँ पर देखिए, है ना,
ये यहाँ पर एरो दिखा रहा है, मतलब इस एरिया को, मतलब इसके नीचे वाले एरिया को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये ऊपर वाले एरिया को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो चूँकि इतने एरिया को रिजेक्ट मुझे करना पड़ेगा, तो इसके कारण मेटल का लॉस हो रहा है मेरा, है ना, लॉस ऑफ यील्ड हो रहा है, मतलब पैदावार की कमी। मतलब मैं अगर 1 टन मेटल दिया था तो पता चला यहाँ पर कि मुझे 97 या 98% का ही यहाँ पर मैं यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ, और 2.5 से 3% को मुझे रिजेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये अलग अलग शेप का मोल्ड हो सकता है। ये पहला वाला मोल्ड क्या है, इसमें एंड जो है वो नैरो है, ठीक है, और ये दूसरा वाले में क्या है, एंड जो है वो वाइड एंड है। ठीक है, तो नैरो एंड पर जनरली क्या होता है, ऐसा लॉन्ग पाइप बनता है, पाइप देखो बहुत लंबा बना है। और वाइड एंड पर अगर एंड इसका टॉप वाइड है तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर शॉर्ट पाइप बनता है, उसका विड्थ ज़्यादा रहता है। ठीक है, और उसके बाद इसका रेमेडी क्या है, इसका समाधान क्या है, तो ये है कि हॉट टॉप का यूज़ करना चाहिए। हॉट टॉप का यूज़ करने का मतलब देखिए, ये जैसे इस वाले मोल्ड को हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं, ये ठीक है, इसके ऊपर ऐसा एक हॉट टॉप स्ट्रक्चर डाल देते हैं। तो हॉट टॉप स्ट्रक्चर क्या करते हैं कि ये जो हॉट टॉप स्ट्रक्चर में जो मेटल है वो हमेशा मोल्टन कंडीशन में रहता है लास्ट तक। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर ये इंगट का सॉल्डिफिकेशन होगा और कुछ श्रिंकेज आएगा, तो उस श्रिंकेज आया मतलब मेटल की कमी हो गया, कुछ एरिया में कुछ कैविटी बन गया, तो वो मेटल की कमी को कंपनसेट करता है। यहाँ पर जो हॉट कंडीशन में लिक्विड है ना, लिक्विड मेटल है वो, और वहाँ पर फिलअप कर देता है, तो ये पाइप फिर फॉर्म नहीं होता है। या इस हॉट टॉप के ऊपर में हम लोग एक्सोथर्मिक मटेरियल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो उसको हमेशा लिक्विड स्टेट में रखेगा। एक्सोथर्मिक मटेरियल मतलब जनरली मेटल के ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का एक मिक्सचर रहता है, तो उससे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और हीट जनरेट होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि थर्मिट रिएक्शन आप लोग नाम सुने होंगे, तो ऐसा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्लो होल्स। ब्लो होल्स क्या है, मान लीजिए कि डीऑक्सीडेशन कर रहे हैं या डिगेशन कर रहे हैं, और वो कम है ना, और वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, अब मान लो सॉल्डिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब उस लिक्विड स्टील को या लिक्विड मेटल को हम लोग डाल दिए मोल्ड में, और मोल्ड में गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए, गैस निकल जाना चाहिए, लेकिन मान लो कि गैस कुछ परसेंटेज में इवॉल्व, मतलब कुछ गैस का इवोल्यूशन हुआ, कुछ का नहीं हुआ, और मान लो जिसका इवोल्यूशन नहीं हुआ वो गैस यहाँ पर एंट्रैप हो गया, फंस गया है ना, तो वो गैस मतलब मेटल जब सॉल्डिफाई हो जाएगा या स्टील जब सॉल्डिफाई हो जाएगा तो गैस उसमें फंसा रहेगा, तो एक कैविटी बन जाएगा। कैविटी मतलब एक वाइड बन जाएगा जहाँ जहाँ पर गैसेस हैं, तो इसी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लो होल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट रहता है, हर स्टील में रहता है सिवाय किल्ड स्टील के। देखो किल्ड स्टील में भी श्रिंकेज कैविटी है, उस कैविटी है, लेकिन वो श्रिंकेज कैविटी है। श्रिंकेज कैविटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइप बोल रहे हैं, और यहाँ पर गैस से जो कैविटी बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लो होल्स। तो किल्ड स्टील में श्रिंकेज कैविटी होता है जिसको पाइप बोलते हैं, और किल्ड स्टील के अलावा बाकी स्टील में जैसे रीमिंग स्टील या सेमी किल्ड स्टील, इसमें क्या रहता है, ब्लो होल्स रहता है। डिफरेंस समझिए अच्छे से। ठीक है, तो हालांकि ये ब्लो होल्स जो है वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा हार्मफुल हो, हानिकारक हो। कई केस में ये हार्मफुल नहीं होता। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए, अगर मान लो कि ये जो ब्लो होल्स है वो मोल्ड के बहुत गहराई में एकदम डीप सीटेड इंटीरियर में एकदम अंदर में है, तो वो क्या होता है कि सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मतलब स्केल फॉर्मेशन नहीं होता है। स्केल फॉर्मेशन नहीं होता इसलिए वो वेल्डिंग हो जाता है रोलिंग के दौरान, है ना, यहाँ पर रोलिंग के दौरान ये वेल्डिंग हो जाता है, तो ये हानिकारक नहीं होता हमारे लिए। और अगर सरफेस में कोई ब्लो होल्स है तो क्या होता है कि उसका ऑक्सीडेशन होकर वो स्केल फॉर्म कर लेता है, इसलिए उसका रोलिंग के दौरान वेल्डिंग नहीं होता है ना, और वो और जबकि क्रैक आ जाता है रोलिंग के दौरान, तो सरफेस डिफेक्ट कॉज करता है। ये जो ब्लो होल्स है वो जनरली क्या करता है, श्रिंकेज को कम करता है। क्यों? क्योंकि श्रिंकेज में मेटल की कमी होती है कुछ वॉल्यूम्स में, और ब्लो होल्स क्या है, ब्लो होल्स मतलब गैस है, तो वो गैस जो एंट्रैप्ड गैस है वो कुछ वॉल्यूम को घेर लेता है ना, मोल्ड के अंदर के कुछ वॉल्यूम को घेर लेता है, इसलिए कह सकते हैं कि श्रिंकेज होने नहीं देता है ना, और इस प्रकार कह सकते हैं कि श्रिंकेज कैविटी को एलिमिनेट कर देता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा ब्लो होल्स फॉर्मेशन, एक्सेसिव ब्लो होल्स फॉर्मेशन होने के कारण क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ये घेर लेगा, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम घेरने के कारण इनगट का स्वेलिंग हो सकता है, इनगट फूल सकता है ना, और उसके कारण भी मेटल का
मतलब यील्ड लॉस होता है, लॉस ऑफ यील्ड होता है, पैदावार की कमी होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ब्लो होल्स न बने उसके लिए डीऑक्सीडेशन प्रैक्टिस को अच्छे से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डीऑक्सीडेशन या डीगैसिंग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो उसमें कोई भी गैस या ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसके कारण सॉलिडिफिकेशन के दौरान उसका एंट्रैपमेंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है कॉलमनर स्ट्रक्चर इफेक्ट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए स्टील एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, अमorphous और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आप पढ़े होंगे। तो जैसे ही शुरू में एक चिल लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हम लोग देखें कि ग्रो कैसे करता है वो न्यूक्लियस या जो चिल लेयर है वो ग्रो कैसे करता है। उसके ऊपर डेंड्राइट्स का ग्रोथ है, डेंड्राइटिक ग्रोथ होता है ना, मोल्ड के सरफेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और उसका अगर स्लो हो जा रहा है सॉलिडिफिकेशन रेट तो इलोंगेट हो जाता है ना, लेंथ बढ़ जाता है। अगर इसका लेंथ अप्रिशिएबल है तो उसको हम लोग कॉलमनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब ये कॉलमनर स्ट्रक्चर क्या है, जब रोलिंग करते हैं तो उसका क्रैकिंग हो जाता है ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये कॉलमनर स्ट्रक्चर है पूरा सेंटर तक एक्सटेंड नहीं होता है। सेंटर में क्या होता है, इक्विएक्स्ड ग्रेन्स रहता है, लार्ज इक्विएक्स्ड ग्रेन्स, है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये जो कॉलमनर स्ट्रक्चर जो है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रैक हो जाता है रोलिंग के दौरान। तो रेमेडी क्या है इसका, रेमेडी ये है कि देखो कम्प्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते कॉलमनर स्ट्रक्चर जोन को, इसलिए इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए कि कॉलमनर स्ट्रक्चर जोन और इक्विएक्स्ड ग्रेन्स को के प्रोपोर्शन को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए सॉलिडिफिकेशन रेट को कंट्रोल करके। ठीक है, फिर दूसरा है कि पॉरिंग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। पॉरिंग टेम्परेचर अगर बहुत कम रहेगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट के आसपास रहेगा, तो जैसे ही हम लोग पॉरिंग करेंगे उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। हो सकता है कि मेटल की कंटिन्यूटी न रहे हर जगह, है ना, कहीं पर डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो एकदम कम टेम्परेचर भी नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अगर पॉरिंग करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन रेट स्लो हो जाएगा। तो इसलिए पॉरिंग टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखना चाहिए, और डीऑक्सीडेशन प्रैक्टिस को भी कंट्रोल करके कॉलमनर स्ट्रक्चर इफेक्ट को कम किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सेग्रीगेशन, है ना। सेग्रीगेशन या कोरिंग करके आप लोग पढ़े होंगे मटेरियल साइंस में। तो कोरिंग माइक्रोस्कोपिक स्केल में रहता है, मतलब स्मॉल स्केल में, और सेग्रीगेशन लार्ज स्केल में बोलते हैं। ठीक है, तो सेग्रीगेशन क्या होता है, कंपोजिशन का वेरिएशन। अगर हम इंगट में देखेंगे तो इंगट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पर कंपोजिशन का वेरिएशन मिले। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं 2% कार्बन वाला स्टील लेता हूँ। ठीक है, 2% कार्बन वाले स्टील में ये मान लो इंगट है, तो 2% कार्बन वाले स्टील में हो सकता है कि यहाँ पर मुझे कार्बन 1.5% ही मिल रहा है ना। हो सकता है यहाँ पर कार्बन मुझे 2.5% मिल रहा है ना। तो ये कार्बन का कंपोजिशन का वेरिएशन है, इसी को हम लोग सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब समझ लीजिए एवरेज कंपोजिशन क्या था, 2% कार्बन। तो उस एवरेज कंपोजिशन से जो भी डिपार्चर है, कम या ज़्यादा, दोनों डिपार्चर को हम लोग सेग्रीगेशन बोलेंगे। अगर ज़्यादा कंपोजिशन है, जैसे 2.5% कार्बन हो जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव सेग्रीगेशन बोलेंगे। और अगर एवरेज से कम है, जैसे एवरेज 2% है उससे कम है, मान लो 1.5%, तो उसको नेगेटिव सेग्रीगेशन बोलेंगे। ठीक है, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि चिल लेयर में सेग्रीगेशन नहीं होता, क्योंकि चिल लेयर में जो है सॉलिडिफिकेशन रेट बहुत फास्ट रहता है, एकदम रैपिड रहता है ना। लेकिन चिल लेयर बनने के बाद जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन आगे बढ़ता है, तो ऐसा होता है कि सबसे पहले प्योरर फेज का, है ना, मतलब ज़्यादा शुद्ध फेज, यानी कि जिसमें आयरन रिच है, उस फेज का सॉलिडिफिकेशन पहले होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इम्प्योरर या इम्प्योरिटी कंटेंट का सॉलिडिफिकेशन होता है ना। एक एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम लोग पहले भी मटेरियल साइंस में पढ़े थे। जैसे मान लो सबसे पहले ये यहाँ पर सेंटर कॉपर निकल लगा के एक एग्जांपल लेते हैं। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेंटीग्रेड और निकेल का 1455 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले मान लो 1500 डिग्री में लिक्विड स्टील का पॉरिंग टेम्परेचर है। ठीक है, सबसे पहले पॉर करेंगे तो मान लो 1500 से 1450 आया, तो 1450 में सबसे पहले क्या सॉलिडिफाई होगा, यहाँ पर होगा तो दोनों मिक्स है तो अलॉय तो होगा, लेकिन उस अलॉय में से जो निकल रिच है उसका पहले सॉलिडिफिकेशन होगा, है ना, क्योंकि 1450 में निकल का मेल्टिंग पॉइंट से नीचे है, जबकि कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है, तो कॉपर मोल्टन कंडीशन में ही रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट लेयर इसमें ग्रो करके नेक्स्ट लेयर यहाँ पर सॉलिडिफाई होगा, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कॉपर का परसेंट बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट लेयर में कॉपर का परसेंट थोड़ा बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट लेयर में। तो ऐसा ऐसा करके हम लोग देख सकते हैं कि सेंटर में निकल रिच रहेगा और सरफेस में कॉपर रिच रहेगा। तो इस प्रकार से वेरिएशन आ जाता है कंपोजिशन में। ठीक है,
तो सेम वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले अगर स्टील के केस में लेते हैं तो चिल लेयर में तो सेग्रीगेशन होता नहीं है, चिल लेयर के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे पहला लेयर जो रहेगा वो बोल सकते हैं कि आयरन रिच रहेगा, है ना। तो देखिए मोल्ड के यहाँ पर वॉल्स में, ये मोल्ड के वॉल है, और मोल्ड के बॉटम में सबसे पहला चिल लेयर के बाद सॉलिडिफिकेशन वही होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर प्योर आयरन का रिचनेस रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि नेगेटिव टाइप का सेग्रीगेशन रहेगा, मतलब प्योरिटी ज़्यादा रहेगा और इम्प्योरिटी कम रहेगा। तो इम्प्योरिटी धीरे 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 कहाँ जाएगा, इस मोल्ड सरफेसेस से दूर जाएगा या इस मोल्ड बॉटम से दूर जाएगा, और यहाँ टॉप में जनरली जो रहेगा वो ज़्यादा इम्प्योरिटी रहेगा या फिर पॉजिटिव सेग्रीगेशन रहेगा, बोल सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव सेग्रीगेशन, ठीक है। किल्ड स्टील के केस में अगर हम लोग कंसिडर करें तो देखिए किल्ड स्टील में क्या होता है, इम्प्योरिटी सेग्रीगेशन जो है वो टॉप में कैसा फॉलो करता है, पाइप के शेप का फॉलो करता है जिसको वी सेग्रीगेशन बोलते हैं। ये देखिए टॉप में यहाँ पर पाइप बना है ना, इसको वी शेप जैसा दिखता है इसलिए इसको वी सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वी सेग्रीगेशन है साइड। और साइड बाई साइड में क्या होता है, इन्वर्स वी टाइप का स्ट्रक्चर। देखिए साइड में यहाँ पर ये ऐसा इन्वर्स वी है ना, ये ऐसा वी टाइप का, अगर इसको मिला दे, इसको और इसको दोनों को मिला कर देखें तो वी शेप का, तो इन्वर्स वी या फिर ए शेप भी बोल सकते हैं ना, टाइप का सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। तो क्या होता है, चूंकि प्योर मेटल पहले ही नीचे सेटल हो जाता है, सिंक हो जाता है डाउन में, बॉटम में, है ना, और उस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटी ऊपर जाता है। शुरू में जैसे मैं बताया था कि यहाँ पर प्योर आयरन रिच फेस नीचे रहता है और उसके कारण इम्प्योरिटी ऊपर आ जाता है। तो इम्प्योरिटी कहाँ जनरली ज़्यादा रहेगा बोल सकते हैं, मतलब सॉलिडिफिकेशन के एंड में सबसे ज़्यादा बचता है ना, और वो टॉप में रहता है, इसलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव सेग्रीगेशन, क्योंकि इम्प्योरिटी का कंपोजिशन वहाँ ज़्यादा है ना। जबकि नेगेटिव सेग्रीगेशन यानी कि जहाँ पर इम्प्योरिटी का कंपोजिशन कम है वो लोअर पार्ट में कन्फाइंड रहता है, ठीक है। और ये सेग्रीगेशन डिपेंड करता है कि स्टील का कंपोजिशन कैसा है ना। और एक चीज़ ये भी जान लेते हैं कि कितने टाइम में सॉलिडिफिकेशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेग्रीगेशन के। अगर सॉलिडिफिकेशन का टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब स्लो कूलिंग हो रहा है, तो सेग्रीगेशन भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और अगर सॉलिडिफिकेशन में टाइम कम लग रहा है, मतलब फास्ट सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो सेग्रीगेशन का चांसेस भी कम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफेक्ट है नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स। नॉन मेटालिक इंक्लूजन क्या होता है ना, कोई देखिए जो भी हमारे पास डिज़ायर्ड मटेरियल है, जैसे स्टील है, उसका हम लोग सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो डिज़ायर्ड मटेरियल के अलावा कोई सा भी अनडिज़ायर्ड है ना, अनडिज़ायरेबल फॉरेन मटेरियल अगर प्रेजेंट है स्टील में, तो अनडिज़ायरेबल फॉरेन मटेरियल को हम नॉन मेटालिक इंक्लूजन बोलेंगे, है ना। किस टाइप का अनडिज़ायरेबल फॉरेन मटेरियल होता है, मतलब वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, वो केमिकल कंपाउंड रहता है मेटल और नॉन मेटल का। मेटल यानी कि जैसे मान लो आयरन है ना, और नॉन मेटल यानी कि मान लो ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इन दोनों का मिक्सचर रहता है जनरली, ठीक है। तो उसको हम लोग नॉन मेटालिक इंक्लूजन बोलते हैं। तो एक टर्म है क्लीनलीनेस बोलते हैं। क्लीन स्टील बोलने का मतलब है कि ऐसा स्टील जिसमें नॉन मेटालिक इंक्लूजन नहीं है, वो फ्री है नॉन मेटालिक इंक्लूजन से, है ना। तो क्लीनलीनेस एक टर्म है जो रिफर करता है कि नॉन मेटालिक इंक्लूजन से फ्री स्टील है। कितने टाइप के इंक्लूजन होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इंडाइजीनियस और एक्सोजीनियस। तो इंडाइजीनियस नॉन मेटालिक इंक्लूजन कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो स्टील मेकिंग के कोर्स के दौरान, स्टील मेकिंग जब करते रहते हैं तो उसी के दौरान वो अराइज होते हैं, वो बनते हैं। स्टील मेकिंग के दौरान मतलब जैसे डीऑक्सीडेशन कर रहे हैं, डीफॉस्फोराइजेशन कर रहे हैं या डीसल्फराइजेशन कर रहे हैं, तब जो बनते हैं, है ना। तो जनरली जैसे डीऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एग्जांपल के लिए जैसे ऑक्साइड्स हैं, है ना, सल्फाइड्स हैं, जैसे मैंगनीज सल्फाइड और मैंगनीज ऑक्साइड टाइप का स्ट्रक्चर है ना, या वो दोनों कॉम्प्लेक्स बनाकर ऑक्सीसल्फाइड्स भी हो सकते हैं, या कार्बाइड्स हो सकते हैं, या नाइट्राइड्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के इंक्लूजन को हम लोग इंडाइजीनियस इंक्लूजन बोलेंगे। फिर है एक्सोजीनियस इंक्लूजन। ये कैसे बनते हैं, है ना, ये जैसे कि मान लो कि एक मोल्ड है सैंड रिफ्रैक्टरी मोल्ड, तो वो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग में हम जैसे ही मोल्टन स्टील को पॉर करेंगे तो वो क्या होगा, कुछ मैकेनिकल इरोजन होगा, है ना, दोनों के बीच कुछ इरोजन होगा। तो उस इरोजन से हो सकता है कुछ रिफ्रैक्टरी सैंड का कुछ अमाउंट वहाँ पर स्टील में डिजॉल्व हो जाए। तो ऐसे डिजॉल्व होने के बाद जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन बनेगा उसको एक्सोजीनियस नॉन मेटालिक इंक्लूजन बोलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका रेमेडी क्या है, सल्फर कंटेंट को कम रखना चाहिए, क्योंकि सल्फर कंटेंट के कारण यहाँ पर सल्फाइड या ऑक्सीसल्फाइड टाइप का नॉन मेटालिक इंक्लूजन बन सकता है ना।
और सल्फ़र चूँकि स्टील मेकिंग प्रोसेस में रिमूव होता भी नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर के कारण, इसे सल्फ़र कंटेंट को कम रखना चाहिए। दूसरा है कि डीऑक्सीडेशन प्रोसेस सूटेबली अडॉप्ट करना चाहिए ताकि कोई भी ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट ना हो जिसके कारण ऑक्साइड से ऑक्सीसल्फाइड टाइप का नॉन मेटालिक इंक्लूजन बने, है ना। रिफाइनिंग के दौरान केयर रखना चाहिए कि सारे इम्प्योरिटी रिमूव हो गए, नहीं तो वही नॉन मेटालिक इंक्लूजन बना सकते हैं। और जो रिफ्रैक्टर यूज़ करें वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि मैकेनिकल इरोजन से उसका मैकेनिकल इरोजन उसमें ना हो और नॉन मेटालिक इंक्लूजन वो ना बनाए। फिर नेक्स्ट है सरफेस डिफेक्ट, स्पेशली यहाँ पर इनगट क्रैक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, चिलिंग इफेक्ट के कारण जैसे हम लोग मोल्टन स्टील को मोल्ड में डालते हैं तो चिलिंग इफेक्ट के कारण पतला सा चिल लेयर बन जाता है जिसको इनगट का स्किन शेल या चिल बोलते हैं, है ना। तो पोरिंग करते ही बन जाता है। अब क्या होता है कि चिल लेयर के अलावा बाकी के पूरे अमाउंट में अगर देखा जाए तो लिक्विड स्टील है अभी भी, तो उस लिक्विड स्टील का कुछ प्रेशर है ना। जैसे पानी रहता है तो पानी के प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल देते हैं, यहाँ लिक्विड है जिसमें फेरस रिच कंटेंट है तो उसको फेरोस्टैटिक प्रेशर बोल देते हैं। तो वो जो लिक्विड स्टील अभी बचा है उसका कुछ फेरोस्टैटिक प्रेशर है जिसको कौन झेलेगा, जो पतला सा लेयर है ना, चिल लेयर या इनकट स्टील का लेयर, वो अकेला झेलेगा बेचारा। तो अब क्या होगा कि अगर मान लो ये जो चिल लेयर है उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो उस फेरोस्टैटिक प्रेशर को सह सके, तो क्या होगा कि वो जो चिल लेयर है या चिल सरफेस है उसमें क्रैकिंग आ जाएगा, और वो चिल लेयर या चिल सरफेस हो आउटर लेयर बनाने वाला है इंगट का, तो उसमें क्रैक आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इंगट क्रैक बोलते हैं, ठीक है। और ये स्किन का जो थिकनेस है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है K टाइम्स अंडर रूट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो है K जो है एक कॉन्स्टेंट होता है जो जनरली 0.9 से 1.2 के बीच में रहता है, और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे मोल्ड का मास कितना है, मोल्ड का डिज़ाइन कैसा है ना, स्टील का टेम्परेचर कितना है पोरिंग करते टाइम, या पोरिंग का रेट कैसा है, ये सब पर डिपेंड करता है। तो ये जो इनगट क्रैक है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो देखते हैं। सबसे पहले मोल्ड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर मोल्ड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि क्रैक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्ड टेम्परेचर। क्रैक इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ टेमिंग मतलब पोरिंग। अगर बहुत हाई रेट से पोरिंग करेंगे मेटल का तो क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत हाई रेट से पोरिंग करेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहेगा लिक्विड का, है ना, इसलिए क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। और क्रैक इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किन थिकनेस। अगर स्किन थिकनेस कम है तो क्रैक ज़्यादा होगा, अगर स्किन थिकनेस ज़्यादा है तो क्रैक कम होगा, इसलिए ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, रेमेडी, कि मोल्ड के डिज़ाइन को प्रॉपर तैयार करना चाहिए, है ना, कि नैरो एंड मोल्ड रखना है कि ब्रॉड एंड वाइड एंड रखना है ना, इस टाइप का। और स्पेशली अगर डिज़ाइन में बात करें तो मोल्ड का वॉल का थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए। मोल्ड के वॉल का थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो कह सकते हैं कि ज़्यादा थिकनेस तक कूल सरफेस है तो सॉलिडिफिकेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है, तो उसके कारण थिक चिल लेयर बन जाएगा, और थिक चिल लेयर बनेगा जो मोटा लेयर, वो फेरोस्टैटिक प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है। फिर उसके बाद जो मोल्ड है उसका कॉर्नर स्मूथ होना चाहिए, शार्प एंड नहीं होना चाहिए, है ना। शार्प एजेस होने से वहाँ पर फेरोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि स्मूथ एंड रहने से वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक। तो ये दो उसका सॉल्यूशन है। फिर ये जो इनगट क्रैक जैसे सरफेस डिफेक्ट है, वैसे और अदर सरफेस डिफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, स्कैब हो सकता है, लैपिनेस हो सकता है, स्प्लैशिंग हो सकता है, क्रेजिंग हो सकता है, डबल स्किन, स्पॉन्जी टॉप हो सकता है, फॉल्श हो सकता है, बूट लेग हो सकता है, स्किन हो सकता है। तो ये सब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप जाकर पढ़ें। इसका मैं यहाँ पर नोट्स भी डाल दिया हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। धन्यवाद।